हेलो हैकर्स, सो दिस इज आशीष कुमार वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू साइबर पाठशाला। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग का सबसे इंपॉर्टेंट और पहला मॉड्यूल, विच इज फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशंस, या आप कह सकते हो इंफॉर्मेशन गैदरिंग। सो लर्नर्स, हमारा पहला पॉइंटर है दैट व्हाई इंफॉर्मेशन गैदरिंग मैटर्स। आखिर क्या जरूरत है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, क्या नीड है इसकी, या फिर ये कितना वैल्यूएबल है। इसे समझने के लिए हम देखेंगे इस पहले पॉइंटर को, जो मैं कह रहा है कि सर आपकी एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी का ये पहला फेज है, सबसे पहला स्टेप है जो आपको परफॉर्म करना चाहिए। यानी अगर मैं अपने टारगेट को समझूं ही नहीं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट ही ना करूं, तो क्या मैं उस सिस्टम या उस यूजर को एक्सप्लॉइट कर पाऊंगा, हैक कर पाऊंगा, उसमें वल्नरेबिलिटीज ढूंढ पाऊंगा? शायद फिजिबल ना हो। एक एग्जांपल लेते हैं लर्नर्स, मान लेते हैं अगर आज आपने दो हैकर्स को हायर करा, तो एक हैकर ए है और एक हैकर बी है। आपने इन दोनों हैकर्स को हायर करा, इन दोनों को कहा कि ये है एक विक्टिम डिवाइस या आप ही का मशीन। आप चाहते हो आपके इस डिवाइस में जितनी भी वल्नरेबिलिटीज हैं आपको पता पड़ जाए, ताकि आप उन्हें सिक्योर कर सके। तो आप इस डिवाइस के ओनर थे, आपने क्या करा, रिटर्न परमिशन बनाई और आपने परमिशन दे दी यूजर ए को और यूजर बी को, हैकर ए और हैकर बी को। आपने इन्हें कहा कि भाई मैं चाहता हूं आप लोग इस डिवाइस में टेस्टिंग करें, कमियां ढूंढे और मुझे बताएं कि ये कितनी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अब सबसे पहले ट्राई करा नो डाउट हैकर ए ने। हैकर ए लर्नर्स खुद भी एक 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस हैकर था। इसने अपनी सारी टेक्निकल स्किल्स, इसने अपनी सारी स्किल्स जो आज तक इसने सीखी थी साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग से रिलेटेड, जितने अटैक्स इसने सीखे थे इसने सारे परफॉर्म कर दिए। इट मींस आप ऐसा समझ लो कि इसने आज तक में जितने अटैक सीखे थे वो सब परफॉर्म कर दिए हैं, जो किसी भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत इजीली कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। लेकिन लर्नर्स, इसे ये सारे अटैक्स टेस्ट करने में कम से कम 1 वीक तो लग ही गया। तो मान लेते हैं इसने 1 वीक तक टेस्टिंग करी और उसके बाद भी इसे उस डिवाइस में कोई वल्नरेबिलिटी या कोई सक्सेस नहीं मिली। हम गए हैकर बी के पास, हमने हैकर बी को कहा कि भाई अब आपका टास्क है, अब आप उस डिवाइस में वल्नरेबिलिटीज ढूंढो, कमियां ढूंढ के बताओ, उसको देखो कितनी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ताकि हम उसे सिक्योर कर सके। हैकर बी ने क्या करा, हैकर बी ने जो सबसे पहला स्टेप करा, उसने किसी ना किसी तरीके से इस सामने वाले विक्टिम डिवाइस का डेटा यानी कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करी। चाहे वो नेटवर्किंग के पैकेज बेच के हो, या अलग अलग स्कैन्स करके हो, या फिर इंफॉर्मेशन गैदरिंग की टेक्निक्स को यूज लेकर हो। और जब उसने ऐसा करा लर्नर्स, तो उसे ये पता पड़ा कि सामने यानी विक्टिम डिवाइस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वो तो सर लिनक्स है, और लिनक्स में भी इसका जो वर्जन है वो है 2.2.6। तो अब इसको ये जो डेटा मिला, इसने जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग करी, जिसमें शायद इसका आधा दिन भी नहीं गया होगा, उसके बाद जब इसको ये डेटा मिला, इसने क्या करा, इसने इस डेटा को सर्च करा, मार्केट में इसने रिसर्च करी, इसने देखा कि सर जो लिनक्स का 2.2.6 वर्जन है, इस वर्जन में मार्केट में क्या क्या वल्नरेबिलिटीज है, क्या इस वर्जन में कभी कोई कमी मिली थी। तो इसे कई सारी वल्नरेबिलिटीज देखने को मिली। इसने क्या करा, उनमें से किसी भी एक वल्नरेबिलिटी को पिक करा सर, और उस वल्नरेबिलिटी को यहाँ पे टेस्ट कर दिया, और उस एक ही टेस्ट में, उस एक ही स्टेप में इसे सामने वाली मशीन में वल्नरेबिलिटी भी मिल गई और पूरी मशीन का एक्सेस भी मिल गया। अब आप देखोगे इन दोनों में से एक स्मार्ट हैकर कौन है। सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए अपडेट करना, आपके हिसाब से एक प्रोफेशनल और एक बेस्ट हैकर कौन है। दोनों के पास एक्सपीरियंस था, बट यहाँ एक बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ। आप देखोगे, चाहे एफिशिएंसी की बात करो, चाहे आप इफेक्टिवनेस की बात करो, इसका अटैक एक ही बार में सक्सेसफुल हुआ। इसके अटैक को टेस्ट करने में से शायद मैक्स टू मैक्स 2 दिन लगे हो, या एक ही दिन, मैक्स टू मैक्स में भी 2 दिन मैंने ज्यादा कहा है। और यहाँ पे हैकर ए को पूरा 1 वीक लगातार टेस्टिंग करने के बावजूद भी कोई भी तरीके की सक्सेस नहीं मिली। सो उम्मीद करता हूँ लर्नर्स आपको ये बात समझ आई होगी कि फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशंस हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। सेकंड पॉइंटर हमें बोलता है अपने टारगेट को जानना जरूरी है, जो कि अभी भी हमने एक्सपीरियंस करा। अगर आपको पता ही नहीं है आपका टारगेट कौन है, वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी चला रहा है, उसका डेली रूटीन क्या है, तो आप लूप होल्स, वल्नरेबिलिटीज कहां ढूंढोगे? ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग से भी खराब होगा, बिकॉज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में, जिसमें हमारे पास डेटा नहीं होता, हम डेटा कलेक्ट करने के लिए एफर्ट्स डालते हैं, बट यहां हम वो कर ही नहीं रहे। इन दैट केस आपको सक्सेस मिलने का वैसे तो कोई चांस नहीं है, हो सकता है बाय लक आपको एक आधा वल्नरेबिलिटी कभी मिल जाए। देन हमारे पास आता है स्टे स्टेल्थी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसकी मदद से आप थोड़ा सेफ रह पाते हो। आप विदाउट इंटरेक्शन, आप कह सकते हो थोड़ा अनोनिमस रह के, थोड़ा छुप कर आप ये इन्फॉर्मेशन गैदरिंग परफॉर्म कर देते हो और सामने वाली मशीन का डेटा भी ले लेते हो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट लर्नर्स, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग यानी फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशंस पूरा फाउंडेशन है साइबर सिक्योरिटी का। बिना इसके फिर कुछ भी स्टार्ट नहीं होगा, डेटा नहीं मिलेगा, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, आप कहाँ टेस्टिंग करोगे, किस पे टेस्टिंग करोगे, ये किसी भी दूसरे हैकर से वर्स्ट होगा, चाहे वो एक स्क्रिप्ट की ही क्यों ना हो। सो अब हमारे मन में सवाल आता है कि सर एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन गैदरिंग क्या है, फुटप्रिंटिंग क्या है, रिकॉग्निशंस क्या है, और साथ ही साथ हम ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते किस पे हैं।
तो पहले सवाल का जवाब लर्नर्स, व्हाट इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग? कलेक्टिंग इंटेलिजेंस अबाउट टारगेट सिस्टम, नेटवर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन। अपने विक्टिम से रिलेटेड डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसे अच्छे से समझना ही इंफॉर्मेशन गैदरिंग है। एक बात मैं आप सभी को और बता दूं कि फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निसेंस और कुछ नहीं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के ही एलिमेंट्स है, जिसको मैं भी आपको थोड़ी देर में और अच्छे से डिफाइन कर दूंगा। पर सवाल यह है कि अगर हम अपने टारगेट से डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, डेटा कलेक्ट करना जरूरी है, तो हमारा टारगेट कौन होगा? तो लर्नर्स, हमारे जो मेन टारगेट्स हैं वो होगी सारी की सारी टेक्नोलॉजीज। यानी या तो हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं किसी टेक्नोलॉजी की, या हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं कंपनीज की जो खुद एक एंटिटी है, या फिर हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं किसी पर्टिकुलर किसी एक पर्सन की। ये तीन हमारे पास एंटिटीज या एलिमेंट्स आते हैं या टारगेट्स आते हैं जिन पे हम फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निसेंस या इंफॉर्मेशन गैदरिंग परफॉर्म करते हैं। एग्जांपल के तौर पर लर्नर्स, अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजीज की, तो टेक्नोलॉजीज में हम डेटा लेते हैं कि भाई जो सर्वर है, एग्जांपल के तौर पे उस सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है सर, उसका मैक एड्रेस क्या है ना, साथ ही साथ उस सर्वर पे क्या क्या सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, उसकी कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है, इस तरीके का हम सारा डेटा कलेक्ट करते हैं। और साथ साथ उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी, कि उसमें ओएस कौन सा चल रहा है। और अगर हम हार्डवेयर से थोड़ा आगे बढ़े, सॉफ्टवेयर की तरफ जाएं, तो हमारे पास ये होता है कि भाई कौन कौन से सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, उनमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी यूज हुई है, उनके वर्जन्स क्या है, इस तरीके का हम सारा डेटा टेक्स्ट रेटेड कलेक्ट करते हैं। और फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात आती है तो उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज यूज ली है, उनके वर्जन्स क्या है, प्लगइन्स कौन सी यूज लिए हैं, थीम्स कौन सी यूज ली है। ये ओवरऑल डेटा हम कलेक्ट करते हैं। हम अपने विक्टिम से रिलेटेड हर छोटी से छोटी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिटेल कलेक्ट करते हैं टैग वाले टारगेट में। कंपनी में हम क्या करते हैं, कंपनी के बारे में समझते हैं, कंपनी का नाम, उसके ओनर का नाम, उसके एम्प्लॉयज की कंप्लीट डिटेल्स, चाहे ईमेल एड्रेस हो, मोबाइल नंबर हो, एक्सपीरियंस हो, एक्सपर्टीज हो, सब कुछ। इतना ही नहीं, इसके अलावा कंपनी की फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, कंपनी के फ्यूचर गोल्स, ये सारा डेटा हम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू में रिकॉर्ड करते हैं। देन आता है एक पर्सन का, जब हमें डेटा कलेक्ट करना हो तो उसका नेम, ईमेल एड्रेस, उसकी सारी पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट नंबर्स, उसके गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, उसका डेली रूटीन, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसकी मार्केट गुडविल, कंपनी के केस में भी चला जाएगा गुडविल वाला पार्ट, मार्केट में वो क्या वैल्यू रख रहा है, मार्केट में उसकी रेपो कैसी है, वो पर्सन कैसा है, उसका नेचर कैसा है, इस तरीके का ये सारा डेटा हम हर एक एलिमेंट में कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बस सर हमें एक चीज नहीं समझ आ रही कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग के टाइप्स क्या है। तो लर्नर्स, इंफॉर्मेशन गैदरिंग को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग, दूसरा है पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग, या आप कह लो पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इन दोनों का मतलब क्या है? बहुत इजी सी बात है। एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग का कहना है कि यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेक्शन, डायरेक्ट इंगेजमेंट, इन शॉर्ट डायरेक्ट कनेक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है आपके विक्टिम से। यानी जब आप विक्टिम से डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हो तो आप जाने अनजाने उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हो। भले आप अपनी रियल आईडी से ना करो, भले आप अपनी फेक प्रोफाइल्स बना के करो, बट आप उससे इंटरेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल लर्नर्स, अगर आज मैं कोई भी एक फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाता हूं, मैं आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करता हूं, मैं आपसे चैटिंग कर रहा हूं, भले एक फेक प्रोफाइल से कर रहा हूं, बट मैं यहाँ पे आपसे डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहा हूं। बस उसी कंसेप्ट को जिसमें आप इंटरेक्ट करते हो, चाहे मैं आपको फेक कॉल करूं, चाहे मैं आपको एसएमएस करूं, चाहे मैं आपके डिवाइस पे नेटवर्किंग के कुछ पैकेज सेंड करूं, जो भले ही आपको नहीं दिख रहे हैं बट रिकॉर्ड्स में है कि इस आईपी से एक पैकेट आया था। इसे हम कहते हैं एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जहां पे हम डायरेक्ट इंटरेक्शन, डायरेक्ट एंगेज करते हैं अपने विक्टिम के साथ। देन हमारे पास आता है पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जो कहता है विदाउट इंटरेक्शन। यहाँ पे आप अपने यूजर से विदाउट इंटरेक्ट करे इनडायरेक्ट तरीके से डेटा या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हो। जैसे हो सकता है मैंने एक फेक सोशल अकाउंट तो बनाया है, बट मैंने आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड नहीं करी, मैंने आपकी किसी पोस्ट पे कोई एक्शंस रिएक्शंस नहीं दिए, मैंने बस आपकी प्रोफाइल को स्क्रॉल करा और देखा कि भाई वहां पे क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो मेरे काम आ सकती है। इसी तरीके के सभी इंफॉर्मेशन गैदरिंग को पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग कहते हैं। अब ओवरऑल हमारे मन में बस एक ही डाउट बचा है कि सर ये सारा डेटा हमें मिलेगा कहां से, हम कहां से सारा डेटा कलेक्ट करें। तो जो पहला सोर्स हम यूज लेने वाले हैं लर्नर्स, वो है सर्च इंजन प्लस गूगल डॉक्स। गूगल डॉक क्या है आपको जल्दी समझ आ जाएगा। सर्च इंजन के जरिए हम सबसे पहले डेटा कलेक्ट करेंगे और फिर उसे एक लेवल अप ले जाएंगे, लेकिन उसे एक लेवल अप ले जाने से पहले आपको एक रूल समझना होगा फुटप्रिंटिंग रिकॉग्निसेंस का, इंफॉर्मेशन गैदरिंग का रूल, और वो ये है लर्नर्स कि जब भी आप सर्च इंजन की मदद से डेटा कलेक्ट करते हैं तो कभी भी पहले पेज पे डिपेंड ना रहे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपको एग्जांपल दिखाता हूं। सो लर्नर्स, अगर आज हम किसी भी सर्च इंजन पे जाए, एग्जांपल के तौर पे हमने अभी google.com ओपन कर लिया, हमने एक सर्च इंजन को ओपन कर लिया है। अब इसका कहना है कि सर आज के टाइम पे आप सर्च इंजन पे जो भी सर्च करते हो, मैंने कहा एथिकल हैकिंग, तो एथिकल हैकिंग लिखने पर हम चाहते थे कि हमें एथिकल हैकिंग का एक्चुअल कंटेंट मिले, बिकॉज इंटरनेट पे एथिकल हैकिंग का बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, फ्रीली पड़ा है। लेकिन
जब हमने एथिकल हैकिंग लिखा तो क्या इसने हमें वो फ्री कंटेंट लाके दिया, या फिर इसने हमें वो सारी कंपनीज, वो सारे कोर्सेज लाके दिए, वो पेड कोर्सेज और कंपनीज लाके दी जो एथिकल हैकिंग सिखाती है, जबकि इसके पास फ्री कंटेंट पड़ा है। इसी तरीके से लर्नर्स, होता यह है कि आप जब भी सर्च इंजन पे कुछ सर्च करने जाते हैं तो आपको वो नहीं दिखाया जाता जो आपको चाहिए है, आपको वो दिखाया जाता है जो सर्च इंजन चाहता है, जो कंपनीज चाहती है, जो कंपनी डिजिटल मार्केटिंग टेक्नोलॉजीज एसईओ का यूज लेकर खुद को टॉप रैंक करने की कोशिश करती है अलग अलग कीवर्ड्स पे। और ऑब्वियस सी बात है, ऐसी सिचुएशंस में हम पहले पेज पे कभी डिपेंड नहीं होंगे जब हम अच्छे लेवल की इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना चाह रहे हैं। यही रूल है कि आप कभी भी पहले पेज पे डिपेंड ना होए, आप हमेशा नेक्स्ट से नेक्स्ट पेज पे जाओ। और जब आप ऐसा करोगे तो आप रियलाइज करोगे, आप देखोगे कि अब आपको एक्चुअल कंटेंट मिल रहा है। और यही अप्रोच हमें हमेशा फॉलो करनी है, सर्च इंजन कोई भी हो, टेक्निक सेम रहेगी। तो अगर एग्जांपल के तौर पे आज आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो आशीष कुमार से रिलेटेड, तो आपने केवल आशीष कुमार लिखा, उससे रिलेटेड आपको डेटा आया, किसी का भी आ सकता है ना। और ये जो डेटा आपके सामने आ रहा है, अब आप चाहते हो कि आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। वैसे तो जब भी आप एक पर्सन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हो तो रिकमेंडेड है कि आप थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल हमेशा अपने सर्च इंजन को दो। वो एक्स्ट्रा डिटेल कुछ भी हो सकती है, जैसे एक्स्ट्रा डिटेल में आपने लिख दिया साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग, एनीथिंग। जब आपने कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स दी, आपने फील्ड, उनसे जुड़े हुए कुछ कीवर्ड्स, कुछ उनसे जुड़े हुए, उनकी डेली लाइफ से जुड़े हुए कुछ भी वर्ड जब आपने यूज लिए, तो आपने देखा कि यहाँ पे मेरा डेटा आना स्टार्ट हो गया। अब पहले पेज पे तो हो सकता है सिर्फ वही डेटा दिख रहा है जो मैं दिखाना चाहता हूँ, लिंक्डइन प्रोफाइल वही दिखेगी जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जो लिंक्डइन प्रोफाइल में हमने लिखा है, फोटोज वही है जो लिंक्डइन प्रोफाइल पर अपलोडेड है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट नेक्स्ट पेजेस पे जाएं तो हमें वो डेटा मिलता है जो एक्चुअली हमारे लिए वैल्यूएबल है। आप पेज 2 पे जाएं, पेज 3 पे जाएं, आप धीरे धीरे देखेंगे कि क्या कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसा डेटा मिल रहा है जो अब तक हमें देखने को नहीं मिला। तो कुछ भी हो सकता है लर्नर्स, बस आप लोगों को ये टास्क एक बार करके देखना है। किसी भी कंपनी, किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड आप बस अपने सर्च इंजन पे जाएं, नेक्स्ट नेक्स्ट टैब्स पे जाएं, और जितने भी यूआरएल्स आपको दिख रहे हैं आप सभी यूआरएल्स को ओपन करके देखें। एक ही यूआरएल को ओपन करना है, किसी यूआरएल को मिस मत करना। सेकंड पेज से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और ये तब तक करना जब तक आपको बहुत अच्छा वैल्यू ना मिल जाए। आप देखोगे कि आपको बहुत ही अच्छा डेटा मिलता चला जाएगा, चाहे कोई कंपनी हो, कोई टेक्नोलॉजी हो या कोई पर्सन हो। फिलहाल मैं अपने बारे में कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ रिवील नहीं करूंगा, हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, विच इज गूगल डॉकिंग। अभी गूगल डॉकिंग क्या है, तो बड़ा आसान सा कंसेप्ट है सर, कि आपका सर्च इंजन है, इसने कुछ फिल्टर्स बना दिए, कुछ फिल्टर्स जिसकी मदद से आप अपने सर्च इंजन को समझा पाते हो कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो जब आपने सर्च इंजन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि मुझे यही डेटा चाहिए है, ऐसा ही डेटा चाहिए, तो उसके अलावा आपको कुछ और, तो उसके अलावा आपको रिजल्ट में कुछ और दिखेगा ही नहीं। तो आपको शायद पहले पेज से ही वो रिजल्ट मिल जाएगा जो आप देखना चाहते हो। और गूगल डॉक्स को या एडवांस सर्च ऑपरेटर्स को इन फिल्टर्स को यूज लेने के दो तरीके हैं, पहला ऑटोमेशन और दूसरा मैनुअल। आपको दोनों तरीके में सिखाता हूं, पहले मैं आपको बताता हूं ऑटोमेशन तरीका, ताकि कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आए। सो हम गए अपने ब्राउजर में और हमने यहाँ पे जाके लिखा एडवांस सर्च। जैसे ही लर्नर्स हमने एडवांस सर्च लिख के एंटर प्रेस करा, आप देखो मेरे पास अलग अलग वेबसाइट आ रही होगी। एक आ रही है गूगल एडवांस सर्च की वेबसाइट, हमने इस पर क्लिक करा और इस पर क्लिक करने पे मेरे सामने एक फॉर्म ओपन हो गया है जो मेरी मदद करेगा ऑटोमेशन, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, फिल्टर्स अप्लाई करने में, गूगल डॉक को यूज लेने में। हमने कहा ठीक है। अब इस फॉर्म में कहाँ पे क्या क्या चीजें पूछी गई है, थोड़ा जूम इन करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला पॉइंटर है ऑल दीज वर्ड। इसका कहना है कि भी आपको जो जो डेटा चाहिए, जिन जिन वर्ड से डेटा चाहिए, सब यहाँ पे लिख दो। तो हमने यहाँ पे लिख दिया आशीष कुमार हैकिंग एंड जोधपुर। इस तरीके से हमने कुछ 4-5 टर्म्स लिख दी। सेकंड जो हमारा कॉलम है वो बोल रहा है दिस एग्जैक्ट वर्ड और फ्रेज। कई बार ऐसा होता है कि आपने मल्टीपल वर्ड्स दे दिए, एक सेंटेंस दे दिया, और उनमें से कोई एक ऐसा वर्ड है जिसकी प्रायोरिटीज हाई है, यानी वो वर्ड तो रिजल्ट में होना ही होना चाहिए। तो ऐसा वर्ड आप यहाँ पे लिखते हो, दिस एग्जैक्ट वर्ड और फ्रेज में लिखते हो। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल लिख दिया वो वर्ड, एग्जाम्पल के तौर पे आशीष के ये वर्ड मुझे चाहिए, इस वर्ड से रिलेटेड सारा रिजल्ट चाहिए। देन आता है एनी ऑफ दीज वर्ड्स। अब कई बार ऐसा भी होता है कि सर हमारे मन में कई सारे वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, हमें नहीं पता किससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसी कंफ्यूजन में जितने भी वर्ड्स आपके माइंड में आते हैं, आप इस थर्ड कॉलम में एनी ऑफ दीज वर्ड्स में लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है, मैं आपको जल्दी समझाऊंगा इसे। तो एग्जांपल के तौर पे हमने लिख दिया एडमिन, आशीष नहीं, नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे लिखा एडमिन, हमने यहाँ पे लिख दिया इंस्टाग्राम, हमने यहाँ पे लिख दिया फेसबुक। इसी तरीके से हम 1-2 टर्म्स और लिख देंगे जो भी हमारे मन में आती है। फिलहाल मैं 3 टर्म्स लिख रहा हूँ। देन लर्नर्स, जो नेक्स्ट कॉलम हमारे पास है उसमें लिखा हुआ है नन ऑफ दीज वर्ड, यानी एक ऐसा वर्ड जो आप रिजल्ट में देखना ही नहीं चाहते हो। अब अगर कोई भी ऐसा वर्ड है जो हम रिजल्ट में नहीं देखना चाहते हैं, वो हम यहाँ लिख सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे लिख दिया कि सर मैं लिंक्डइन नहीं देख, बिकॉज लिंक्डइन से डेटा में दिख ही रहा था।
तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसा कर रहे हैं फिलहाल। देन हमारे पास ऑप्शन आ रहा है नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम। अब कभी मैं कोई भी ऐसी चीज सर्च कर रहा हूं जिसमें नंबर्स की कोई वैल्यू है या नंबर्स की रेंज से उसके रिजल्ट में फर्क पड़ेगा, तो हम इस फिल्टर को यूज लेंगे। फिलहाल मुझे आशीष का डेटा चाहिए, वहां पे नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना ही हमें कुछ आइडिया है कि किस डेट में, किस टाइम पे, किस ईयर में अच्छा डेटा आया होगा, ना ही हमारे पास कोई प्राइस से कोई डिफरेंस आ रहा है, ना ही वेट से कोई डिफरेंस आ रहा है। तो किसी भी तरीके का मेजरमेंट या नंबर से जुड़ता हुआ कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी रेंज जो है वो हमारा यहाँ पे भी सेटल ही नहीं हो रहा है। उसको लिखने पे हमें कुछ खास डेटा मिलने के कोई स्कोप्स नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे में अगर मैं इस फिल्टर को बेवजह यूज लेता हूँ, एक्स्ट्रा पुश कर रहा हूँ, तो ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियस है कि आपका रिजल्ट खराब होगा, आपको रिजल्ट में कुछ नहीं मिलेगा। तो हम ओवर यूज नहीं करेंगे फिल्टर्स का, जहां जरूरत है वही करेंगे। लैंग्वेज में आपको किस लैंग्वेज से रिलेटेड रिजल्ट चाहिए, हमें नहीं पता किस लैंग्वेज में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है किसी हैकर ने कभी मुझे हैक करके किसी डिफरेंट लैंग्वेज में, हो सकता है एक रशियन हैकर, उसने अपनी रशियन वेबसाइट पे मतलब रशिया की वेबसाइट पे डेटा जो है अपलोड कर दिया। तो अब वो अगर रशियन लैंग्वेज में लिखा है तो हम थोड़ी डिफाइन कर सकते हैं कि किस लैंग्वेज में अच्छा डेटा मिलेगा। ज्यादातर इंग्लिश में मिल सकता है, बट हम इसे कंपल्शन तो नहीं, बट हम यहाँ पे इतना रिजिड तो हो नहीं सकते कि नहीं इसी लैंग्वेज में मिलेगा शायद रिजल्ट। तो अभी हमने एनी लैंग्वेज को सिलेक्ट रखा है कि किसी भी लैंग्वेज में हो, हमें तो रिजल्ट चाहिए, है ना। ये ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहा है, वो डेटा जो ओरिजिनली उस लैंग्वेज में लिखा होगा ये आपको वो दिखाएगा। फिर आता है एनी रीजन, यानी किस एरिया का डेटा चाहिए। अगेन हमें नहीं पता किस एरिया, किस रेंज से ज्यादा अच्छा डेटा अपलोड हुआ होगा, तो अगेन हम रीजन को सेट नहीं करेंगे। रीजन में आप देखोगे आपको सारे रीजन देखने को मिल रहे हैं, है ना। देन आ रहा है लास्ट अपडेट। आपके हिसाब से आपको जो डेटा चाहिए है वो लास्ट कब अपडेट हुआ होगा। क्या वो लास्ट 24 आवर्स पहले अपडेट हुआ होगा, एक वीक पहले का डेटा होगा, एक मंथ के अंदर का डेटा होगा, या फिर एक ईयर के अंदर का डेटा होगा। तो सर हमें इस बारे में आइडिया नहीं है, तो ऐसे सिचुएशंस में हम इसको यूज नहीं लेंगे फिलहाल। देन आता है साइट और डोमेन, कि अगर आपको कोई वेबसाइट, कोई डोमेन पता है तो आप वो लिख दो, उस वेबसाइट और डोमेन के अलावा आपको दूसरा कोई डेटा देखने को ही नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे लर्नर्स हमने यहाँ पे लिख दिया facebook.com। तो आप देखोगे चाहे कुछ भी हो जाए, फेसबुक के अलावा ही आपको कोई दूसरा यूआरएल दिखाएगा ही नहीं, जो कि ऑब्वियसली बात है हमारे लिए बहुत खराब चीज है अभी करंट सिचुएशन में, बिकॉज हमें आशीष का ओवरऑल डेटा चाहिए जो कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी सोशल मीडिया या किसी भी सोर्स पे हो सकता है, और हमने इसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि केवल फेसबुक का डेटा दिखाओ, बट हम इसे जल्दी हटा देंगे। देन आता है टर्म्स अपेयरिंग। सर आप कह रहे हो कि आपको वो सारी वेबसाइट्स, आपको वो सारे सोर्सेज या आपको वो सारी वेब पेजेस दिखाए जाएं जिन पे ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं, बट ये वर्ड्स कहाँ यूज हो रहे हैं। हो सकता है ये वर्ड्स किसी वेबसाइट के टाइटल में यूज हो रहे हो, यहाँ आप देख सकते हो, है ना, इन द टाइटल ऑफ द पेज। हो सकता है ये सारा डेटा किसी वेबसाइट के टेक्स्ट में यूज हो रहा हो, नॉर्मल टेक्स्ट जो कोई काम नहीं कर रहा है, जैसे ये आप देखोगे नॉर्मल सा टेक्स्ट है, इस पर क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा है, ये बस हमारे लिए इंफॉर्मेशन है। तो अगर किसी पेज में ऐसी किसी जगह पे आशीष लिखा हुआ है तो वो हमें दिखना चाहिए, है ना। अगर मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दूंगा तो उसके अलावा आ रहा है, उसके अलावा हमारे पास आ रहा है इन यूआरएल ऑफ द पेज, यानी उस पेज के यूआरएल में ये यूआरएल होता है। तो अगर किसी यूआरएल में आशीष लिखा है तो वो पेज दिखाओ। देन आ रहा है हमारे पास यूआरएल के बाद लिंक्स। लिंक्स का मतलब क्या है, तो सर ये हाइपर लिंक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे कहीं और रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो ऐसे लिंक्स में, सोर्स कोड में जो लिंक है, अगर उन लिंक में आशीष वर्ड यूज हो रहा है या हमारा लिखा हुआ कोई भी वर्ड यूज हो रहा है तो हमें वो लिंक दिखाया जाए। अभी के लिए हम चाह रहे हैं कि भाई कहीं भी लिखाओ, आप तो डेटा दिखाओ। अभी हम ये फिल्टर नहीं लगा रहे, बट हमें इसका वर्क पता होना चाहिए था, हमने कहा ठीक है। फिर आ रहा है फाइल टाइप, और फाइल टाइप में हमारे पास अलग अलग फाइल टाइप्स है। तो इन केस अगर मैंने यहाँ पे पीडीएफ सिलेक्ट कर दिया तो हमने इसे और रिस्ट्रिक्ट कर दिया। हमने कहा भाई हमें जो डेटा चाहिए है वो केवल वही होना चाहिए जो पीडीएफ फाइल के अंदर लिखा हो, वो जो वर्ड्स हमने दिए थे वही लिखे हुए होने चाहिए, और कुछ खास फिल्टर अप्लाई नहीं किया। लेकिन फेसबुक करा है तो फेसबुक की पीडीएफ होनी चाहिए। तो सर अगर आप ऐसा करोगे तो कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो फिलहाल हम इसको भी हटा देते हैं अभी। एंड लास्ट में लर्नर्स हमारे पास आता है यूजेज राइट्स। इट मीन्स आपको जब भी कोई ऐसा कंटेंट चाहिए जिसका जो कि फ्री टू यूज हो, आप आराम से यूज ले सके, तो उसके लिए आप इसको यूज लेते हैं। फिलहाल ये हमारे काम का नहीं है अभी के लिए। अब हमने हमारे सर्च बटन पर क्लिक करा, हमने कहा हमने जो भी डेटा दिया है हमें उससे इन्फॉर्मेशन दिखाओ। तो आप देखोगे हर वो जगह जहां पे ये नाम यूज हुआ है आपको वो सारी चीजें देखने को मिल रही होगी, चाहे वो कहीं भी हो। तो सर यहाँ पे जो डेटा दिखा रहा है इसमें नो डाउट कहीं ना कहीं आशीष पर लिखा हुआ है, लेकिन केवल और केवल फेसबुक का ही दिख रहा है, और हम ऐसा नहीं चाहते। तो हमने एक फिल्टर लगाया था जिसमें हमने बोला था कि भाई हमें जो डेटा चाहिए साइट के अंदर फेसबुक लिखा हुआ था। अच्छा, अब आप ये भी देखना कि हमने जितने भी इनपुट्स लिखे थे, जो भी फॉर्म फिल करा था, वो मैन्युअली कैसा दिख रहा है और कैसे काम कर रहा है। तो लर्नर्स कुछ सवाल आप सभी से मेरे, जैसे यहाँ पे लिखा है आशीष कुमार हैकिंग जोधपुर, ये 4 वर्ड्स कहाँ से आए होंगे। तो सर हमने पहले इनपुट बॉक्स में लिखा था कि हमें इन 4 वर्ड से रिजल्ट चाहिए, इसलिए चारों वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जिसमें था ऑल दीस वर्ड्स।
देन उसके बाद लिखा हुआ आ रहा है एडमिन और इंस्टाग्राम और फेसबुक। ये कहां से आया होगा? तो सर जो हमारा थर्ड कॉलम था जिसमें लिखा हुआ था एनी ऑफ दीज वर्ड्स, उसमें आपने चारों वर्ड्स लिखे थे, इसीलिए इनके बीच में और ऑपरेटर लगाया है, जिसका कहना है कि भी अगर एडमिन से डेटा दिख रहा है तो वो दिखा दो, इंस्टाग्राम से डेटा दिख रहा है तो वो दिखा दो, फेसबुक से डेटा दिख रहा है तो वो दिखा दो। तीनों में से किसी भी वर्ड से कोई रिजल्ट मिल रहा है तो शो कर दो। उसके बाद डुअल कोट्स में आशीष लिखा हुआ है। ऐसा क्यों है? आशीष डुअल कोट्स में क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जो हमारा सेकंड कॉलम था जहां पे था दिस एग्जैक्ट वर्ड और फ्रेज, वहां हमने आशीष लिखा था। यानी हमें एक बात समझ आई कि जब भी हम अपने सर्च इंजन पे, गूगल पे कुछ सर्च करते हैं और उस सर्च में हमें किसी वर्ड की प्रायोरिटीज हाई बतानी है, हमें बताना है कि इस वर्ड से रिजल्ट तो होना ही होना चाहिए, तो आप उस वर्ड को डायरेक्टली डुअल कोट में लिख दो। उसके बाद सर ये माइनस लिंक्डइन क्यों लिखा है? माइनस लिंक्डइन इसीलिए लिखा है, निगेशन लिंक्डइन इसलिए लिखा है बिकॉज हम नहीं चाहते कि लिंक्डइन वर्ड रिजल्ट में कहीं भी दिखे और आपको रिजल्ट में देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप किसी भी पेज पे चले जाएं। हमने कहा ठीक है। फिर साइट के अंदर facebook.com लिखा और यही वो रीजन है कि आप किसी भी पेज पे जाओ आपको केवल फेसबुक का ही यूआरएल मिलेगा किसी भी पेज पे, जो कि ऑब्वियस है कि सर इससे हमारा रिजल्ट काफी खराब हो सकता है। अभी के लिए तो हम इसका यूज नहीं ले रहे। यही हमारे गूगल डॉक है जिनको हमने ऑटोमेशन में भी यूज किया और अब मैन्युअली थोड़ा चेंज कर रहे हैं। हमने एंटर प्रेस करा, हमने फेसबुक हटा दिया। अब आप देखोगे ये कह रहा है कि आशीष कुमार का ईमेल और फोन नंबर देखने को मिल सकता है। मैं इस पर क्लिक तो नहीं करूंगा फिलहाल, पर जो भी है इस तरीके का डेटा हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है। हमने कहा ठीक है। अब सर अगर मैं लिंक्डइन को भी माइनस से हटा दूं, यानी मैं चाहता हूँ कि भाई लिंक्डइन का भी रिजल्ट दिखा दो अब जो भी है, तो अगेन प्रोफाइल आने लग गई, उससे टैग्स जो उससे जो पोस्ट डाले हैं वो आने लग गए। यहाँ भी मेरी कुछ डिटेल शेयर कर रहा है, बट हाँ अच्छी बात यह है कि ये अभी मेरी एक्चुअल डिटेल नहीं है ना, तो करंट डिटेल नहीं है मेरी, तो अच्छी बात है। बट फिलहाल ओवरऑल आपको काफी डेटा यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो उम्मीद करते हैं आपको गूगल डॉक एडवांस सर्च ऑपरेटर्स को यूज लेने का तरीका तो समझ आ गया। अब आता है और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट ओसेंट फ्रेमवर्क का। एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसे डिजाइन करा गया इंटेलिजेंस गैदरिंग को और बेटर बनाने के लिए, जिसने आपको इंटेलिजेंस गैदरिंग की, इंफॉर्मेशन गैदरिंग की वैल्यू समझाई, जिसने आपको उसे कलेक्ट करने के तरीके समझाए, उसे बचाने के तरीके समझाए। और हम इसी टेक्नोलॉजी का यूज लेंगे लर्नर्स। हमने यहाँ पे लिखा ओसेंट फ्रेमवर्क। इसका लेटेस्ट वर्जन भी मैं आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा, बट फिलहाल मुझे जो आपको बात समझानी है उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। आप देखोगे इस फ्रेमवर्क में हो क्या रहा है। इसमें कई सारी सर ऑप्शंस बना रखे हैं, ब्रांचेस बना रखी है। एग्जांपल के तौर पे यूजर नेम की ब्रांच है, ईमेल की ब्रांच है। इसका कहना है कि अगर आपको यूजर नेम से डेटा कलेक्ट करना है तो आप इस पर क्लिक करो, अगर आपको ईमेल से डेटा चाहिए, डोमेन से डेटा चाहिए तो आप इस पर क्लिक करो, और आपको क्या डेटा चाहिए उसके भी ऑप्शन आ जाएंगे। आपको हु इज रिकॉर्ड चाहिए, सब डोमेन चाहिए, डिस्कवरी है, किस तरीके का डेटा चाहिए। तो हमने कहा काम करो, हमें हु इज रिकॉर्ड दिखाओ किसी डोमेन का। तो इसने हमें वो सारी वेबसाइट या वो सारे टूल्स लाकर दे दिए जहां से हमें अच्छा डेटा मिल सकता है। हमने कहा ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो लर्नर्स हमने यहाँ पे किसी भी एक वेबसाइट पे क्लिक करा, वेबसाइट ओपन हो गई। हम उस वेबसाइट पे जाएंगे, जिस भी वेबसाइट से डेटा हम कलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ लिख देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ लिख दिया testphp.oneweb.com। ये लिखकर हमने क्या करा, सभी ऑप्शंस को टिक कर दिया। हमने कहा भाई इसका हु इज रिकॉर्ड भी दिखाओ, डीएनएस रिकॉर्ड भी दिखा दो, ट्रेस रूट यानी हमारा एक पैकेट कितनी मशीन से होता हुआ सर्वर तक पहुंच रहा है हमें वो दिखाओ, जिसमें सबके आईपी आ जाते हैं। मेरा एक पैकेट जिस जिस मशीन से होता हुआ जाएगा उन सबके आईपी हमें दिखा देगा। हमने कहा ये भी दिखा दो, हु इज रिकॉर्ड नेटवर्क का भी दिखा दो, और सर्विस स्कैन भी कर दो, ताकि ओपन पोस्ट सॉफ्टवेयर उनके वर्जन है तो वो भी दिख जाए। ये सब करके हमने गो पे क्लिक करा। आप देखोगे कुछ ही देर में हमें रिजल्ट ला के देगा, और देखते हैं कैसा रिजल्ट आएगा। सर आप देखोगे यहाँ पे हु इज रिकॉर्ड में इसने बताया कि भाई डोमेन किसने खरीदा था, किस नाम से खरीदा था, फोन नंबर बताए हैं। हमने कहा ठीक है, और स्क्रॉल डाउन करा हमने तो यहाँ पे अगेन हु इज रिकॉर्ड का वो सेम डेटा जो हमें ऊपर देखने को मिला। थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर नेटवर्क हु इज रिकॉर्ड में कैसा जो सर्वर है वो कौन सा है, तो हमें पता पड़ गया AWS है, अमेजॉन सर्वर है, साफ साफ दिख रहा है। हमने कहा ठीक है, और स्क्रॉल डाउन करेंगे। डीएनएस रिकॉर्ड्स में ए रिकॉर्ड, TXT, MX रिकॉर्ड, NS रिकॉर्ड, TXT रिकॉर्ड, SOA रिकॉर्ड जो आपके मेल की वेरिफिकेशन के लिए मेल को स्पूफ होने से बचाता है। उसके अलावा सर PTR रिकॉर्ड है, पॉइंटर रिकॉर्ड, कि अगर कोई भी मेरा डेटा कलेक्ट करने आए तो उसे किसी और की तरफ पॉइंट कर दो। इसके बारे में भी आगे चल के जरूर बताऊंगा एडवांस नेटवर्क स्कैनिंग में। फिर आगे SOA रिकॉर्ड, इसमें ईमेल एड्रेस दे रखा है कि अगर कोई दिक्कत हो तो आप इस या इस ईमेल एड्रेस पे कनेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा ट्रेस रूट ने बताया कि सर इस आईपी से पैकेट भेजा जो सर्वर का आईपी है, और वो पैकेट कितनी मशीन से होता हुआ मेन सर्वर तक पहुंचा है, और मेन सर्वर का आईपी भी मिल गया। सो इस तरीके से लर्नर्स इसने ओपन पोस्ट भी ढूंढने की कोशिश करी है। पोर्ट 80 ओपन सर्विस सॉफ्टवेयर का नाम NGINX 1.19.0 सॉफ्टवेयर का वर्जन है।
ये सारा डेटा जो है ये हमारे लिए काफी काम का है। और नो डाउट ये तो काफी कम डेटा है, इससे भी बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन करना यह है कि आप लोगों को ओसिंट फ्रेमवर्क को थोड़ा और डेप्थ में जाके एक्सप्लोर करना है। इसके हर टूल और हर सर्विस को लगातार एक्सप्लोर करते रहना है, क्योंकि काफी सारे टूल्स हैं, काफी सारी सर्विसेज हैं, तो आपको इनको थोड़ा टाइम देना है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें शोडन की, अगर हम शोडन के जरिए इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे लिखा शोडन। शोडन के प्लेटफॉर्म पे गए बेसिकली हम। शोडन पे जाने के बाद लर्नर्स हम सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, और रजिस्टर करते हुए हम अपनी रियल डिटेल्स नहीं डालना चाहते, तो मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन बताता हूँ। हम यहाँ पे गए क्रिएट अकाउंट में, रजिस्टर लिखा हुआ है, रजिस्टर पे हमने क्लिक कर दिया, क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ गया। हमने यहाँ पे एक वेबसाइट पे विजिट करा, जिसका नाम मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको यहाँ पे विजिबल होगा, है ना। इस वेबसाइट पे जाके हमें मेल्स और उससे रिप्लाईज जो हैं, जो ईमेल जो इनबॉक्स में आएंगे, वो भी देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो ईमेल है हमने इसे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम गए अपने प्लेटफॉर्म पे, यूजर नेम रख दिया कुछ भी, देन पासवर्ड एंड देन कंफर्म पासवर्ड और एक ईमेल। हमने सारा डेटा यहाँ पे ऐड कर दिया। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं न्यूज़लेटर को, हमने क्रिएट बटन पे क्लिक कर दिया। परफेक्ट लर्नर्स, अकाउंट बन चुका है। लॉगिन कर लेते हैं। अब लर्नर्स हम यहाँ पे लॉगिन करने के लिए पहले हमें वेरिफिकेशन करना होगा। हम गए वापस इसी वेबसाइट पे, एक मेल आया हुआ है, इस मेल पे हमने क्लिक करा, स्क्रॉल डाउन करा और एक्टिवेट कर दिया अपने अकाउंट को, है ना। अब हम इसे आसानी से यूज ले सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लॉगिन करने के लिए यूजर नेम मेंशन करा, यूजर नेम लिखा और पासवर्ड भी लिख दिया। सो अब लर्नर्स हम फाइनली सर्विस के अंदर लॉगिन कर चुके हैं। हम यहाँ से अच्छे से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं आपको एक और एडवांस तरीका बता रहा हूँ कि आप अलग अलग डेटा कलेक्ट करने की जगह आप डायरेक्ट यूज ले सकते हैं अपने एक टूल का, विच इज द हार्वेस्टर टूल। आपको सबसे पहले क्या करना है, माय अकाउंट में जाएंगे और अकाउंट में जाने के बाद यहाँ से हमारा जो भी एपीआई की है वो कॉपी कर लेंगे। फिलहाल ये एरिया आपको ब्लड दिखेगा, बट मेरा जो भी एपीआई की है मैंने उसे कॉपी कर लिया। और एपीआई की कॉपी करने के बाद हम जाएंगे हमारी काली मशीन पे और एक बहुत ही पावरफुल टूल के जरिए इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे। सो लर्नर्स हम हमारी काली मशीन पे आ चुके हैं। हम सबसे पहले दी हार्वेस्टर टूल को एक बार स्टार्ट करेंगे और उसके बाद उसकी सेटिंग्स में जाके कुछ चेंजेस करेंगे। सेटिंग में चेंजेस क्या करने हैं कि सर आपने अभी स्टूडेंट का एपीआई की लिया है, वो आपको वहां पे जाके ऐड करना है। वैसे तो ऑटोमेशन में भी कमांड है, यानी द हार्वेस्टर के अंदर ही कमांड है एपीआई की ऐड करने का, बट मैं आपको मैनुअल तरीका दिखा रहा हूँ ताकि कभी भी आपसे कोई गलती हो तो आप खुद उसे रिजॉल्व भी कर सके। फिलहाल हमने रूट परमिशन ले ली है sudo su की मदद से, और उसके बाद हमने लिखा दी हार्वेस्टर। दी हार्वेस्टर आ चुका है। वैसे जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो हो सकता है हमें ये सजेशन दे कि अब जो हार्वेस्टर का नेम है वो बदल चुका है, वो दी हार्वेस्टर से विद कैपिटल एच वाला हार्वेस्टर हो चुका है। हमने कहा ठीक है, हम विद कैपिटल एच लिख देते हैं हार्वेस्टर, और हमारा टूल स्टार्ट हो चुका है। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, फुटप्रिंटिंग, रिकॉन्सिस टूल है लर्नर्स, अच्छे लेवल का डेटा लाके देता है। अब हमने कहा हमें एक डोमेन सेटेड डेटा चाहिए जिसके लिए -d काम आएगा। उसी के साथ साथ इसने हमें कुछ और ऑप्शंस बताए, जैसे इसने हमें बताया -b विच मीन सोर्स, कि आपको डेटा चाहिए कहाँ से है ना। और सोर्स में भी कई सारे ऑप्शंस है, अगर आपको देखना है तो मैंने दी हार्वेस्टर के आगे -हेल्प लिख दिया। अब जब हमने एंटर प्रेस करा तो इसकी हेल्प में हमें दिखा कि सोर्सेज के अंदर हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस है डेटा कलेक्ट करने के लिए। हमने कहा ठीक है, हम सबको एक्सप्लोर करना चाहेंगे। अभी ने यूज लेने से पहले एपीआई की ऐड कर लेते हैं, और एपीआई की होगी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। ऑब्वियसली बात है, किसी भी सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल etc फोल्डर में ही रहेगी। तो हमने लिखा /etc डायरेक्टरी में चले गए, ls करा और यहाँ पे देखा कि ये दी हार्वेस्टर नाम का फोल्डर या कोई फाइल यहाँ पे है या नहीं। तो लर्नर्स लेट्स सी, आप देख सकते हो दी हार्वेस्टर नाम का टूल यहाँ पे अवेलेबल है। हमने यहाँ पे टूल का नाम लिखा, मतलब फोल्डर का नाम लिखा, और यहाँ पे हमारे पास कुछ फाइल्स है जिनमें से एक फाइल का नाम है api-keys.yml। ऑब्वियसली बात है, इसी में सारी एपीआई कीज ऐड होगी। हमने यहाँ पे लिख दिया gedit, या फिर अगर आपके पास gedit इंस्टॉल नहीं है तो हमने यहाँ पे लिखा माउस पैड रूट परमिशंस में होने के बाद, है ना, api-keys.yml। टैब बटन पे आप क्लिक करोगे तो नेम ऑटो फिल हो जाएगा। एंटर प्रेस करा और उसके बाद हम यहाँ पे ढूंढेंगे शोडन वर्ड को। शोडन कहाँ लिखा है? तो सर ये रहा शोडन। शोडन के आगे उसकी एपीआई की देनी है। बस एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आप एपीआई की मेंशन करें एक स्पेस देना। तो मैं हमने पहले एक स्पेस दिया है और उसके बाद एपीआई की जो थी वो पेस्ट कर दी, जो भी आपको ब्लड दिखेगी। इसे सेव करा और इसे क्लोज कर दिया। अब लर्नर्स हमारा जो सेटअप था एपीआई की का वो तो यहाँ पे हो चुका है, बस अब उस टूल को यूज लेना है। तो हमने टूल को स्टार्ट करने के लिए कमांड लिखा। इसके आगे जो ऑप्शंस हमने यूज लिए, सबसे पहले -d फॉर डोमेन। डोमेन में हमने लिख दिया testphp.oneweb.com, और इसके आगे सर सोर्सेज की बात आती है विच मीन्स -b, तो इसके आगे हमने लिख दिया ऑल, के सारे सोर्सेज जितने भी ऑप्शन दिख रहे थे सबके जरिए टेस्टिंग करो। एक और चीज आप कर सकते हैं, अगर आप इसकी हेल्प पे ध्यान देंगे लर्नर्स, तो इसकी हेल्प में एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा विच इज लिमिट, रिजल्ट कितना चाहिए। तो लिमिट में फिलहाल हम 100 सेट करेंगे, और ऐसा इसीलिए करेंगे बाय डिफॉल्ट 500 होता है।
100 वैल्यूज इसलिए सेट कर रहे हैं ताकि जो हमारी शोडन की एपीआई है वो ब्लॉक ना हो जाए, हमें रोक ना दिया जाए, एटलीस्ट हमें रिजल्ट मिले, है ना। तो हमने यहाँ पे से 100 लिख दिया, बाय डिफॉल्ट 500 होती है, वो हमने लिखा -l के अंदर। अब बिल्कुल परफेक्ट है, हम एंटर प्रेस करेंगे और ये हमें इस पर्टिकुलर डोमेन से जितना भी रिजल्ट है, जितने भी सोर्सेज थे उनसे लाकर देने की कोशिश करेगा। और अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो सभी सोर्सेज में जाओ, उनकी एपीआई कीज लो और जिस तरीके से अभी हमने शोडन की एपीआई की ऐड करी है, आप उनकी भी एपीआई की जरूर ऐड करें। अब लर्नर्स, यही टास्क आप सभी का भी है कि आप लोग इस टूल को यूज लेकर देखें और मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बताएं कि आपको इस टूल की मदद से, शोडन की मदद से अच्छा रिजल्ट मिला या नहीं मिला। जो भी हमारा रिजल्ट अगर आप उसे स्टोर कराना चाहते हैं तो आप -f का भी यूज ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लर्नर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।